द यूनाइटेड एसोसिएशन के इस भाग में आपका स्वागत है। पार्ट टू के बारे में हमने इससे पहले पूरा डिस्क्राइब कर दिया था कि पार्ट टू क्या है। एग्रोनॉमी के बारे में हम लोग ने खास करके चर्चा की और एग्रोनॉमी के फैक्टर के बारे में और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर लैंड और यानी कि फार्म प्रोड्यूस और फार्म लैंड और फार्मर्स के बारे में, किसानों के बारे में हमने इसमें जिक्र किया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट थ्री को लेकर, और पार्ट थ्री में हमने जो दिया है वो इस टॉपिक पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, और उनके जो दिए हुए प्रोविजंस हैं उस पर करते हैं। साथ में हम बात करते हैं राइट्स एंड फ्रीडम के बारे में, और साथ में और स्टेट पॉलिसीज़ और कुछ ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। इसको हम पूरी तरह से समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे की वीडियो में बनाने में या फिर आगे का जो लक्ष्य है हमारा, उसे परिपूर्ण करने की कोशिश में हम आगे बढ़ सकें। तो चलिए चलते हैं, देखें पार्ट थ्री को। हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को किस तरह से एनालाइज करते हैं और आपके समझ रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को समझने से पहले पार्ट वन में जो हमने डिस्क्राइब किया था, जो पीडीबी फैक्टर था, उस पीडीबी फैक्टर्स का जो राइट्स और लिबर्टी जो डिसिप्लिन के अंडर में आता है, जो हम जो कि वैधानिक दृष्टिकोण से या वैधानिक रचना का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल को मॉड्यूलस मेथड मैकेनिज्म से जो डिसिप्लिन के लिए रखना है, या जो अनुशासन होता है, उस अनुशासन के तहत जो वैल्यू डिफाइन किया है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एंड जुडिशल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यू है उस वैल्यू को टच करता है। और इसी के साथ में हम देखेंगे थोड़ा सा लिबर्टी मैकेनिज्म के बारे में, किस किस्म के लिबर्टीज इस संविधान के ढांचे में सम्मिलित किया गया है, ताकि एंटाइटलमेंट जो है हमारा, यानी कि जो हमारा उपभोग है या फिर हमारा जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट को हम हमारे लिए किस तरह से हम ले सकते हैं, इसके बारे में जिक्र किया है। तो उस पीडीबी फैक्टर को देखते हुए अगर हम देखेंगे कि किस तरह से वैधानिक दृष्टिकोण से हमने एक स्ट्रक्चर को बनाया है, और हमने मतलब अगर हम गौर से देखा जाए तो ये कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी एक नीतिगत इरादों से बनाया जाता है और नैतिकता के आधार पर इसे बनाया जाता है। और जो नीति और नैतिकता के बारे में हमने जो इस पर खास करके देखा है, जो अगर एक नज़र डाल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में हम एक जो दिया हुआ है कि स्टैट्यूटरी राइट्स और लिबर्टी को किस तरह से एक फिनोमिनन प्रोसेस के तहत इसे सम्मिलित किया गया है। और हर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से नियत और नीति के तहत ही दिया जाता है, ताकि जो स्ट्रक्चर बना है, जो लोगों के लिए बनता है, जो लोगों से बनता है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के तहत बनता है, वो उन लोगों के हकदारी के लिए या कि एंटाइटलमेंट्स के लिए बनता है, या फिर जो उनका अगर हम संवैधानिक प्रवृत्ति के हिसाब से देखा जाए तो एक अधिक मौलिक अधिकार और एक जो स्वतंत्रता या स्वाधीनता का जो प्रतिरूप है, उसके मापदंड से बनाया जाता है। तो नीति और नियति में अगर कोई भी फर्क होता है तो कोई इसमें जो विडंबना उत्पन्न होती है, इसी स्तर पर होती है कि अगर कहीं पर नियत ही ठीक ना हो तो, और नीति अगर गलत हो तो किस बेसिस में ये इसे अफेक्ट करता है। और अगर नीति और नियत दोनों अगर सही है, तब हम मान लेते हैं कि अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो हमारा जो ढांचा बना है, वो ढांचा पब्लिक के लिए, यानी कि आम लोगों के बेनिफिट के लिए या फिर आम लोगों के हित के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो संविधान ढांचा का अगर हम प्रवृत्ति देखें या फिर इसका जो संकलन देखें, वो संकलन कुछ इस तरह से महसूस किया जा सकता है कि हर एक जो स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का एक प्रिंसिपल ले डाउन करता है, और वो हर देश के लिए अप्लाई किया जाता है कि देश में, दुनिया के हर देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बनता है, और हर स्ट्रक्चर में एक अलग अलग मैकेनिज्म बनता है। इसका वैल्यू सिर्फ चेंज होता है। तो अगर हम ज़्यादा
बाकी के देशों के बारे में ना जानते हुए सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें या कि भारत की जो संविधान है उसके उससे बात करें, लेकिन जो ढांचा जो बनता है वो कुछ इसी प्रकार के मैकेनिज्म से बनता है। और होता क्या है कि हर ढांचा जो बनता है वो ढांचा बनता है वी द पीपल के कंसेप्ट, यानी कि जो डेमोक्रेटिक रूल्स होता है, जो डेमोक्रेटिक का रूल होता है, उस डेमोक्रेटिक रूल में वी द पीपल यानी कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को एक संबोधन करता है, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो आज़ादी की जो प्रवृत्ति होती है उस मापदंड से बनाया जाता है। तो वो उस मापदंड के ऊपर हम जो फोकस करेंगे वो कुछ इस तरह का होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो संविधान का जो ढांचा है वो 4 स्तर में बांटा जाता है, जो पीपल और पावर और पॉलिसी और परसेप्ट के बेसिस के कुछ एक अधिकांश थियरी को अपनाकर दिया जाता है। अगर हम हमारे स्ट्रक्चर को देखते हैं, हमारे संविधान के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको 4 चीज़ में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं इस चीज़ को। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारे जैसे कि पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में बात होती है, फिर बाद में एक कंट्रोलर होता है जो ऑडिटर जनरल होता है जो लेखा जोखी करता है। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट जो कानून बनाता है और कानून बनाकर इसे एक निर्धारित स्तर पर इसे लेकर जाते हैं, जो और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमारे लोगों के लिए बनता है। तो जहाँ पर हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो वी द पीपल यानी कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो इस ढांचे को अगर हम देखेंगे तो वो ढांचा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है इसी इसी फ्रेमवर्क में बना है। अगर हम तीसरे तौर पर अगर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रल का जो है, इलेक्ट्रल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हम लोग इलेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो जो पार्लियामेंट बनता है, जिनको कानून बनाने का जो अधिकार दिया है उनको हम चूज़ करने का भी अधिकार हमारे लोगों के पास होता है। तो ये देश इसलिए हम कहते हैं कि ये देश लोगों के लिए, लोगों के साथ, लोगों के लिए, यानी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से उस मापदंड पर चलता है वो खरा उतरता है या नहीं वो और बात है। लेकिन चौथा स्तर पर अगर हम देखेंगे तो ये जुडिशरी फैक्टर्स है, यानी कि जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के को संबोधन करता है, ये एंश्राइन करता है या फिर ये बताता है कि ये किस तरीके से, मतलब जो संविधानिक ढांचा जो है उनके जो उसमें जो दिया हुआ जो अधिकार क्षेत्र है, जो अधिकार जो लोगों को अधिकार दिया है वो अधिकार इस जुडिशरी के प्रोसेस में सम्मिलित है। और हमारा जो ढांचा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो संवैधानिक ढांचा वो वाकई में पीपल लोगों के हित में हो है। और अगर इसमें अगर कोई भी कठिनाई होती है तो वो जुडिशरी के थ्रू के माध्यम से हम इसको रेक्टिफाई करें। हालांकि इस तर्ज पर हमने जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम और ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हैं, और कुछ वीडियोस हमारे जो यूनाइटेड एसोसिएशन के या फिर कुछ स्टैंडर्ड मैनुअल्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। तो एक नज़र के तौर पर देखा जाए तो कोई भी संवैधानिक ढांचा जो है वो लोगों के साथ में, और एक पावर यानी कि एक जो स्ट्रेंथ होता है, जो एम्पावरमेंट होता है, जो लोगों के साथ में जो पावर मिला है, यूनिटी का जो पावर है या फिर जो हमारा जो सॉवरेनिटी की पावर है, वो उस पावर के साथ में हम लोग देखेंगे। तीसरा चीज़ है हमारा जो परसेप्ट होता है, यानी कि जो हम लोग जो सोचते हैं, जो हमारी जो एक वास्तविक सोच होता है, वो सोच एक प्रिंसिपल मैकेनिज्म के थ्रू से ही हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग पीडीपी फैक्टर में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है और उसके बारे में जिक्र भी किया था। और चौथा फैक्टर्स होता है पॉलिसी, यानी कि 4 पीस में से चौथा जो है ये पॉलिसी है, जो इस संवैधानिक ढांचे को मजबूत बनाने में एक समर्थक का कार्य करती है। ये एक स्टेटमेंट है जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। तो भीमराव अंबेडकर साहब का जो एक स्टेटमेंट जो हर बार टाइमली आता है, फिर बहुत सारे लोगों का आता है। तो हम लोगों ने एक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरपर्सन थे,
सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ में और भी सारे लोग कमेटी के मेंबर्स में जो उनका भी बहुत सारा योगदान था, तो श्रेय सभी लोगों को मिलेगा जो इस देश की जो अखंडता और यूनिटी के लिए जो बात करते हैं। तो अगर हम उसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो एक असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन जब दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तो ये उनका कुछ सोच और उनका जो प्रचलन जो विचार था इस संविधान के बारे में एक अद्भुत तरीके से दिया गया था, जो कि वाकई में ही एक विस्मय, मतलब एक वास्तविक रूप में दिया जाता है। उनका पहला एक स्टेटमेंट था जो कहते हैं कि आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट, यानी कि अगर हम देखते हैं कि इट इज़ बाय द प्लेकेटिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज एंड द स्मॉलर पीपल हु आर अफ्रेड दैट द मेजोरिटी may do wrong that the British Parliament works. Sir, my friends tell me that I have made the constitution, but I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. I do not want it. It does not suit anybody. But whatever that may be, if our people want to carry on, they must not forget that there are majorities and there are minorities, and they simply cannot ignore the minorities by saying, oh no. To recognize you is to harm democracy. I should say that the greatest harm will come by injuring the minorities. तो इस स्टेटमेंट के द्वारा उनका जो भाव जो प्रकट हुआ था, ये उन्होंने ये कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा था, जो हमारे पार्ट 3 का जो को बताया गया, जो फंडामेंटल राइट्स है, इसको देखकर ही उन्होंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, इसमें अगर हम देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमने स्मॉलर कम्युनिटीज़ और स्मॉलर पीपल के लिए उन्होंने दिया हुआ था, ताकि उनका फंडामेंटल राइट में कोई दिक्कत ना है, यानी कि जो अधिकार, मूलभूत अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। और इसमें कोई दो राह नहीं कि जो संविधान बनाया गया है इसमें मेरा योगदान है या फिर इसे मैंने बनाया था, लेकिन जब मैं इस चीज़ को बनाता हूँ तो अगर उसे अगर उसमें अगर कुछ दिक्कतें आती है तो मैं उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहूँगा जब ये इस संविधान को मैं जलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हकीकत का एक आईना दर्शाया था उस वक्त में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और खासी तौर पर जब ये इस चीज़ को बताते हैं कि ये किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो गौर करते हैं कि वो अगर हमको नहीं मिलता तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हमको नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्या चीज़ है या क्या इसके सेकंड फीलिंग्स या फिर सेकंड बैकड्रॉप पर हम नहीं जाएंगे, पर लेकिन अगर ये संविधान का ढांचा जो अगर किसी के लिए काम में नहीं आगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इस चीज़ को जला दूँ। तो ये क्योंकि हम जो फंडामेंटल राइट जो बनाया गया, वो फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों के लिए बनाया, और लोगों के लिए जो हमने बनाया हुआ है वो अगर हम लोगों ने लोगों के लिए बनाया है ताकि वे लोग इस चीज़ को अपने जीवनी स्तर में सम्मिलित करें। लेकिन अगर एक भूल भी नहीं होनी चाहिए कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो चीज़ हमने बनाया है वो मेजॉरिटी के लिए भी है और माइनॉरिटीज़ के लिए भी, और हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं इसे परहेज़ करें कि एक ये माइनॉरिटी के लिए है या फिर एक मेजॉरिटी के लिए, तो ये दो राह नहीं होती है इसमें कोई भी। लेकिन इसमें अगर हमें कुछ देना है तो ये है कि अगर इस संविधान के ढांचे में अगर कोई भी खामियाँ होती है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को जो भी हार्म पहुंचाता है, वो उसकी जो विडंबना, उसकी जो मासूमियत है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, वो जो हार्म करता है, किसी को जो एक हार्म करता है, यानी कि एक किस्म का अगर दर्द वगैरह पहुंचाता है, तो वो वाकई में एक माइनॉरिटी के लिए बहुत ही दुखदाई चीज़ होगी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वो एक जो
रुचि जो दी गई, एक जो भाव जो दिया है, उस भाव को प्रकट करता है कि अगर ये संविधान, अगर ये संविधान जो बना है, ये संविधान अगर लोगों के लिए काम नहीं करता है तो इस संविधान का कोई महत्व ही नहीं रहता। और साथ में ही और एक ढांचा चला जाता है कि अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के तहत में जो ये देश जो संविधान का जो ढांचा बना है, ये जो संविधान जिनके लिए बना, ये देश जो जिनके लिए बना है, और वो लोग जो है, जो जब हमने डिस्क्राइब किया था कि ये नेशन फॉर द पीपल और पीपल फॉर द नेशन, तो अगर ये उस चीज़ के लिए काम नहीं आता तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस संविधान का कोई महत्व ही नहीं रहता। आगे एक और स्टेटमेंट में हम जिक्र करते हैं कि आवर ऑब्जेक्ट इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन टू फोल्ड, यानी कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया वो दो किस्म के रूपरेखा को बताती है, दो पहलू को बताती है। तो पहला तो चीज़ है कि ये एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा तर्ज है कि जहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का अनिवार्य होना है, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सभी लोगों को होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, या फिर इसमें कोई भी एक तीसरा संस्करण का कोई उम्मीद नहीं होता। सेकंड चीज़ होता है टू ले डाउन दैट आवर आइडियल इज़ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ में हम लोग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हमें उतना ही महत्व है जितना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो ताकि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को बरकरार कर रख सके। टू प्रिस्क्राइब दैट एवरी गवर्नमेंट वट एवर इज इन पावर shall strive to bring about economic democracy। इस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए जो गवर्नमेंट जो दिया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, सॉरी, जो डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज पार्ट 4 में जो मेंशन किया है, यानी कि उसमें जो क्लासिफाइड टर्मिनोलॉजीज मेंशन किया कि हर एक गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट जो पावर में रहती है उस गवर्नमेंट का, हालांकि गवर्नमेंट ही पावर में रहती है, तो वो गवर्नमेंट जो है, वो सरकार जो है, वो सरकार हमेशा इस कोशिश में रहे, इस इरादे में रहे कि वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बरकरार रखे और उसमें कोई भी नज़रअंदाजी या फिर छोटी से छोटी गलतियां भी जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं हो सकती। अगर मैं तीसरे तर्क में देखूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लॉयर डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ ए व्हीकल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। इस वक्तव्य में संविधान को एक मियरली एक, यानी कि एक कानूनी जो प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए बनाया हुआ ये डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट नहीं बना, ये बनाया है ये एक आम लोगों के लिए, जो संवैधानिक ढांचे के अंदर जो सम्मिलित है, या फिर जो जिन्होंने अपने अपने आप को ही ये संवैधानिक का जो प्रोसेस है उसको अपना कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि संविधान जो होता है वो संविधान एक्चुअली एक किस्म का एक सफ़र होता है। उस सफ़र में एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक व्हीकल, यानी कि एक गाड़ी की रूपरेखा, एक गाड़ी का एक रोल अदा करती है, या फिर उसका पात्र अदा करती है। और इसकी स्पिरिट जो है, वो स्पिरिट जो है एक जो स्पिरिट है, उसका जो एज है, जैसे जैसे वो पर्टिकुलर पीरियड निकल जाता है, या फिर वो पीरियड निकलने जो होता है उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो कभी कम ना हो पाए, इसी तर्ज पर हम लोग देखते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, कभी भी हो, ये जो ढांचा जो है, ये जो संवैधानिक का जो हमारा अधिकार है या मूलभूत है, या फिर इसकी जो बाकी की जो स्ट्रांग होल्ड पॉइंट पावर है, वो पावर एक आम जिंदगी के साथ में ही चलते रहे, इसके ऊपर ही हम ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना है। और इसी के चलते पार्ट 3 के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। छोटा सा एक उद्देशित प्रोग्राम है हमारा, जो इस पार्ट 3 के ऊपर या पार्ट 4 के ऊपर हम लोग चलाएंगे कि क्या है हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के जो तीन जो मुख्य स्वरूप है, जो और ख़ास करके पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्क्लोज किया है, इसके बारे में बहुचर्चित स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कहता है कि
आर्टिकल 19 में हमको एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आर्टिकल हालांकि आर्टिकल 19 जो है पूरा का पूरा फ्रीडम के ऊपर बात किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट्स एंड एक्सप्रेशन के, यानी कि हमारा जो पर्सनल लिबर्टी है या फिर पर्सनल लिबरल पावर्स है उसके बारे में जिक्र किया है। तो हमें बोलने की आज़ादी और कुछ करने की आज़ादी और कुछ काम करने की आज़ादी, इसके बारे में बहुत जिक्र किया है। लेकिन इस सेक्शन में हम लोग इस वीडियो के लिए हम लोग ये जो 19G का जो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जिक्र करेंगे, जो 1906 में इसको वर्क कंडीशन के साथ में इन्होंने किस तरीके से प्रविष्ट किया है इसके बारे में जिक्र हुआ। आर्टिकल 21 यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में जिक्र किया, जो पर्सनल लिबर्टी है, जो लिबर्टी 19 आर्टिकल 19 में डिस्क्राइब किया हुआ है, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे। वैसे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 या फिर पार्ट 3 जो है ये पूरा का पूरा एक ऐतिहासिक घटना है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। तो पार्ट 3 में और भी कुछ इनके अलावा और भी जो मेन पॉइंट है जो हम लोग याद करना चाहते हैं, वो है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक कंजस्टेड ना हो, इसलिए हम लोगों को ह्यूमन बींग्स या फिर सोशल समाज में, और जो लेबर है वो लेबर में जो बॉन्डिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि बंधुआ मजदूरी है, इसके ऊपर हम लोग को प्रोहिबिट करना या कि प्रिवेंशन करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए ये प्रोहिबिट करने का एक मूलभूत अधिकार में सम्मिलित किया है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 मेंशनड है। जो माइनॉरिटीज़ के उसमें बात करेंगे तो ये जात पात का भेदभाव, धर्म के भेदभाव से और कोई रिलीजन के भेदभाव से या कोई डेमोक्रेटिक सिचुएशन के भेदभाव से, हमें इन भेदभाव से ये इसलिए हमने बात किया था वो जब हमने जो भूदान का जो कंसेप्ट था जब लेकर आया था, तो वो कंसेप्ट वो उसी तर्ज पर था कि जो भेदभाव होता है वो उन भेदभाव को एक इक्वालिटी की, यानी एक समानता के इसमें लेकर आने का जो हक और अधिकार इस संविधान में मिला है, वो संविधान इस चीज़ को एक्सरसाइज कर सकती है। आर्टिकल 31A B C में भी कुछ इसी तरह के कुछ दिया है, जिसमें कुछ लॉज दिया है उन्होंने अपने एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। हालांकि 30 आपको ध्यान में रखना है कि 31A एक नया इंसर्शन ऑफ क्लॉज है जो रिप्लिकेट करता है आर्टिकल 31 को, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमने डिस्क्राइब किया। ये आर्टिकल 31 जो पार्ट 2 में हमने मेंशन किया हुआ है, ये पार्ट 2 में जो हमने मेंशन किया था कि किस तरह से आर्टिकल 31 को राइट टू प्रॉपर्टी का ये जो मूलभूत अधिकार था, उस मूलभूत अधिकार को रिप्लेस नहीं किया गया, जबकि सीज किया गया है या फिर उसको ओमिट कर दिया गया। और जो राइट टू प्रॉपर्टी जो उस वक्त में जो मूलभूत अधिकार था, वहाँ से उसे खारिज करते हुए हमने उसके बाद कुछ समय पश्चात हमने उसे आर्टिकल 31A के हिसाब से कुछ अलग तरीके से हमने इसको प्रॉपर्टी को लिखा, पर किसी को राइट नहीं दिया, जबकि उसका कुछ एक लीगल और लॉफुली मैकेनिज्म के तहत कुछ स्टेट्स के ऊपर, कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोगों को उसको अडॉप्ट करने के लिए कुछ हक दिया है। तो वो जो आर्टिकल 31 है जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसे खारिज करते हुए तकरीबन इमीडिएटली, मतलब जब संविधान की नई रचना हुई थी और उसके कुछ सालों के बाद ही वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है वो मसला हमने देख लिया है पार्ट 2 में। तो वो सब देखते हुए हमने कुछ 31B में जो वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन के तहत ही वो उन्होंने उस चीज़ को सम्मिलित किया था, जो हमने अभी अभी बताया था कि 31B में किस तरीके से जो लैंड सीलिंग एक्ट को इस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के द्वारा एनफोर्स किया गया है इस देश में, ताकि जो व्यक्ति या जो ज़मींदार सिस्टम्स है या फिर जो बॉन्डिंग होता है एक लैंड का, जो लैंडलेस लेबर और लैंड लॉर्ड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ख़त्म करने के लिए, तो उस किस्म से, यानी कि वो ख़त्म करना है आर्टिकल 29 के द्वारा, आर्टिकल 23 के द्वारा हमको ख़त्म करना है, या फिर आर्टिकल 29 के तहत हमको उसे ख़त्म करना है। तो उस बेसिस में ही ये जो आर्टिकल 31B का जो इंटीग्रेशन है वो इसमें
एक एडिशन अमेंडमेंट लेकर आया गया। साथ ही आर्टिकल 31C में सेविंग्स ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ पावर जो स्टेट को जो दिया है, जो स्टेट को जो एक प्रिंसिपल्स यानी कि जो पॉलिसीज बनाने के लिए दिया है, उस प्रिंसिपल्स को हम थोड़े से कुछ हद तक इसे सवाल उस पर सवाल ना उठा सके, या फिर उस सवाल को उस चीज़ से थोड़ा सा हटा कर रख रखे। इसमें से हम लोगों ने उस पर एक सेविंग का एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया है इस संविधान के तहत। इसके ऊपर भी हम ज़्यादा इस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आज के दिन में इस प्रोसेस को हम लोग आगे करने के लिए। तीसरा चीज़ है, फिर एक आता है आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में जो दिया है, वो फंडामेंटल 3 राइट्स में अगर कहीं भी कोई भी त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 32 के हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी दरख्वास्त कर सकते हैं। इसका एक पावर इंस्टाइन किया हुआ है, जो आर्टिकल 14 के तहत भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड जस्टिस के बारे में बात किया है, जो यहाँ पर जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वो भी इस चीज़ में सम्मिलित है। लेकिन साथ में आर्टिकल 33 जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट 3 इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा, यानी कि जो पार्लियामेंट के पास एक पावर दिया है आर्टिकल 33 के तहत कि वो किसी भी चीज़ में मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट 3 इन द एप्लीकेशन टू फोर्सेस। ये एक और एक पेचीदा मामला बना है कि किस बेसिस में ये पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपने फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया है। ये एक सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर जो है ये पावर पार्लियामेंट के पास पावर दिया है। तो पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो वो किस बेसिस में या किस आधार पर पार्ट 3 में, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये पार्ट 4 का जो डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, जो हम लोग आगे बताएंगे, उस ये जो पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट कोई भी पॉलिसीज बना सकती है उस चीज़ पे, लेकिन वो पॉलिसीज़ के ऊपर हम लोग किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, ये भी एक बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ है कि किस बेसिस में मतलब ये पावर ऑफ पार्लियामेंट है जो मॉडिफाई करते हैं, और ये मॉडिफाई का जो पावर है वो किस हद तक इसे अमल में लाया जा सकता है, इसके ऊपर हम ज़्यादा ये कर सकते हैं। लेकिन तो वो जो है वो एक फोर्सेस के ऊपर दिया गया है, तो वो किस आधार पर है वो हम देखेंगे। लेकिन आर्टिकल 34 जो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्टिकल while मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, यानी कि अगर हम बोलेंगे कि मार्शल लॉ यानी कि कोई डिफेंस का जो फोर्स है, जो डिफेंस का के पास जो पावर एक्सरसाइज किया है, खास करके जब ये कोई एक स्टेट इमरजेंसीज में आता है या फिर कोई भी इमरजेंसी के स्टेट में अगर ये आता है, तो उस वक्त में आर्टिकल 34 को एक्सरसाइज करते हुए ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो भी है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और इस पर भी हम अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन में, जब हम फार्म एक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आर्टिकल 35 में लेजिस्लेशन टू इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑन दिस पार्ट 3, यानी कि लेजिस्लेशन के पास यानी कि पार्लियामेंट के पास एक पावर दिया है जो इस प्रोविज़न को इफेक्ट करने का जो पावर है वो लेजिस्लेशन के पास पावर दिया है। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जो इस पर डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो संविधान ने जो जिसके बारे में हमें हक मिला है, जो मूलभूत अधिकार हो या फिर बोलने की आज़ादी है या फिर और बहुत सारे जो हक हमें जो पार्ट 3 में जो दिया है, उस पार्ट 3 को अमल में लाने के लिए जो स्टेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, या तो वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें आर्टिकल 37 के हिसाब से वो उस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और उसको एक निर्धारित तौर पर उसे अपने कार्य क्षेत्र में लेकर आए। और ये पूरा का पूरा पॉलिसीज़ जो है वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है। आर्टिकल 38 में मेंशन है कि स्टेट को एक सोशल ऑर्डर को
यूज़ करना चाहिए। और वो सोशल ऑर्डर हमेशा लोगों के हित के लिए होना चाहिए, जो लोगों के वर्चस्व के लिए होना चाहिए, उनकी जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है उसके ऊपर होना चाहिए, उनके फेथ के ऊपर होना चाहिए, उनके ऊपर फेथ है। यहाँ कोई पॉलिसी ये डिस्क्राइब नहीं करती कि किस किस्म के चीज़ों को वो सोशल ऑर्डर डिस्क्राइब करे या फिर डेफिनेशन डिफाइन करे। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एक अलग सा मायना है जहाँ पर हमें समझ में नहीं। लेकिन आर्टिकल 39 जो है ये एक सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि कुछ आर्टिकल 39 में कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको कुछ एक मापदंड किया हुआ है। उस मापदंड के तहत ही उनको कुछ ले जाना चाहिए। इसके ऊपर भी हमारा चर्चा बहुत ही आधिकारिक तौर पर हम लोग यूज़ करेंगे इस वीडियो के लिए। लेकिन आर्टिकल 39A जो है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में जिक्र है, जो मतलब जो आर्टिकल 32 टू ये करता है, या फिर आर्टिकल 14 में जो हम लोग हमें प्रिस्क्राइब किया कि किस तरह से हम लोग फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए जो हमें जो जुडिशल रेमेडी चाहिए उसे एक्सरसाइज करने के लिए हमें वो इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। और उस इक्वल जस्टिस को मिलने के लिए लेने के लिए एक प्रिंसिपल को एक स्टेट को एक पॉलिसी बनाना है, जिस पॉलिसी के तहत वो फ्री लीगल एड दे सके। लेकिन वो फ्री लीगल एड कहाँ से और किस हद तक है, इसके बारे में जो भी कुछ है, ये भी एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाली नेचर है। तो इसमें भी एक अलग तर्क अगर देखा जाए तो ये कब कब एक्सरसाइज होता है और क्यों एक्सरसाइज होता है, ये एक अलग सा मापदंड है जो ज़्यादा इस वीडियो प्रेजेंटेशन में ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। आर्टिकल 41 में मेंशन किया है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस के बारे में डिस्कस किया। यानी कि ये राइट टू वर्क है, यानी कि मुझे जो भी काम करना है वो मेरा अधिकार है, वो अधिकार करने के लिए मुझे जो है राइट टू एजुकेशन भी हमारा एक किस्म का है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा, ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट जो हमारा एजुकेशन के लिए और अपना वर्क के लिए जो होगा, और कुछ पब्लिक असिस्टेंस के लिए, यानी कि पब्लिक को जो सपोर्ट करना है या फिर जो असिस्ट करना है उसके बारे में जो दिया, ये सब के जो है वो गवर्नमेंट को एक ऑटोनॉमस पावर दिया है। लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, यानी कि वर्कर सेगमेंट में जो उनका जो काम है उस काम का जो एक वेजेस है जो इक्वल मैन, बहुत सारे लेबर लॉस है, लेबर लॉस इसी के अंतर्गत में एक 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 तरह का पावर एक्सरसाइज करने का दिया है। तो इसी के तहत लिविंग वेजेस के बारे में एक प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है, स्टेट अपने पॉलिसीज लेकर आते हैं इस चीज़ पर। आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जिक्र है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये तो स्टेट सब्जेक्ट के मामले में आता है। स्टेट के साथ में ये अगर देखेंगे तो ये एक अलग सा एंट्री होता है। तो वो इस 43B के इसमें अगर देखते हैं तो वो जो पावर दिया है एंट्री नंबर 43 का जो स्टेट का जो पावर है वो एंट्री नंबर 43 में दिया है। जो 43 सेक्शन, इसमें थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे नहीं समझ लेना, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये एंट्री नंबर 43 है जिसमें यूनियन को पावर दिया है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन का काम है वो कॉर्पोरेशन का काम, वो इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो सकती है, सॉरी कोई भी सोसाइटी की हो सकती है, लेकिन वो अदर दैन कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। क्योंकि अदर दैन कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन है इनकॉर्पोरेशन का पार्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट के पास वो पावर है। इसलिए वो एंट्री नंबर 43 यूनियन के बेसिस में एंट्री नंबर 43 जो इनकॉर्पोरेशन जो सोसाइटीज़ का जो फॉर्मेशन है या फिर नॉट सोसाइटी एग्जैक्टली, पर लेकिन जो एक ग्रुप होता है, जो एसोसिएशंस होता है, उस एसोसिएशन जो आर्टिकल 19 के तहत दिया जाता है। तो आर्टिकल 19 के तहत जब आप कुछ एसोसिएशन या कोई सोसाइटी फॉर्म करते हैं तो वो आप यूनियन के तहत भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन और स्टेट के साथ में भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन स्टेट में जो पावर दिया है हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करें। लेकिन आर्टिकल 43B में एक पावर जो दिया है स्टेट को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये यूनियन और स्टेट के पास जो पावर है। तो एंट्री नंबर 43 के तहत आपको समझना है कि ये 43B एंट्री जो है ये आर्टिकल 43B के
विपरीत है वो, ये कुछ विपरीत यानी कि ये उस चीज़ को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये रजिस्ट्रेड एंट्री जो यूनियन का काम है, ये यूनियन का काम के बेसिस में चल रहा है। हम आपको ये स्ट्रक्चर इसलिए बताना चाहते हैं कि आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझें, ताकि इसको हम आने वाली वीडियो में किस तरीके से आपको इसकी बारीकियों के बारे में बताएंगे कि किस किस तरह से ये कौन से सब्जेक्ट पे स्टेट और यूनियन का जो पावर है वो पावर एक्सरसाइज करती है। तो वो एंट्री नंबर 43, उम्मीद करता हूँ कि 43 समझ गए कि एंट्री नंबर 43 सिर्फ एक एंट्री है, और इसमें कोई भी एसोसिएशन वगैरह जो फॉर्म करता है उसके लिए यूनियन के पास पावर है, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्र सॉरी जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत कुछ अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर कुछ रजिस्ट्रेशन होगा तो ये स्टेट के पास पावर है, जो अलग इसमें हमने वो इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये स्टेट के पास पावर आता है, इसलिए यहाँ पर एंट्री नंबर 43 जो है इनकॉर्पोरेशन से संबंधित दिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो है ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। तो इसे इसे गौर में रखना कि किस तरह से यूनियन के पास कौन सा पावर है और स्टेट के पास कौन सा पावर है, और किन किन के पास दोनों का पावर है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन और स्टेट के लिस्ट में। और इसके बाद हम 46 आर्टिकल में चले जाते हैं, जो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में है फॉर SC एंड ST एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी कि मार्जिनली वैसे यहाँ पर ये इस चीज़ के ऊपर टच नहीं करती है, लेकिन फिर भी एक जो सोशल इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है, जब एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात होती है, खास करके SC ST के ऊपर बात होती है, और वीकर सेक्शन की बात करती है जो डिस्क्रिमिनेशन के लॉजिक में अंतर्गत आता है, तो उन चीज़ों के ऊपर भी है जो पावर है वो स्टेट को पॉलिसी बनाने का पावर दिया है, और उन पॉलिसीज़ को एक एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया है कि ये प्रिंसिपल आपको अपनाना है किसी भी तरह से, ताकि पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है, इसके ऊपर हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल में थोड़ी देर में समझेंगे कि क्या है। लेकिन आर्टिकल 46 के बाद 48 में जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बाय स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर का जो से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन और जो एनिमल हस्बेंड्री है, ये स्टेट के पास पावर है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था इस मामले में कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो स्टेट के पास सब्जेक्ट है, एंड जो स्टेट के पास पावर है शेड्यूल 7 के जो स्टेट के लिस्ट में पावर दिया है, तो वो इसी आधार पर ये दिया गया है। साथ में हम बात करते हैं फिर आर्टिकल 50 में जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ में, जो क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो इस सब्जेक्ट में ये बात ज़रूर आएगी कि ये किस बेसिस में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी यानी कि जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट या फिर उससे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, यानी कि उसके जो निचली अदालत है, वो सब अदालत जो है वो जो कोर्ट्स है, वो कोर्ट्स का फॉर्मेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, यानी या फिर आप कहे तो जो सरकार होती है वो सरकार से कैसे अलग होती है उसके बारे में जिक्र किया है। और हमेशा कोशिश की जाती है कि हमेशा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक अलग है। वो और बात है कि यहाँ पर हमारे इसमें एक सेपरेशन जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ संवैधानिक ढांचे में इस आर्टिकल के तहत ही मेंशन है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कितना डिफर करता है इसके बारे में हम उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में, इस आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग जिक्र करते रहेंगे। आर्टिकल 51 में कुछ खास बात मेंशनड है या, लेकिन वो इस सेगमेंट में हम लोग कवर नहीं कर सकते, या फिर इस सेगमेंट, क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में है, जो पूरा का पूरा पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास रहता है। लेकिन इसमें हम ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमारे लिए जो लाभदायक जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए यहाँ पर आज के दिन में कोई महत्व नहीं रखते, खास करके मतलब महत्व इस वीडियो के लिए नहीं रखता है।
अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो हम लोग ने ऑलरेडी पहले डिस्कस। और से देखा जाए तो जो हम लोग ने जो यूनिशन किसान या फिर यूनाइटेड एसोसिएशन के जो फ्रेमवर्क है वो भी इसी में सम्मिलित होती है, क्योंकि हाँ इसमें भी कुछ ड्यूटीज़ हैं हम लोग जो निर्धारित किया जाता है, जो फैक्टर्स उसमें डिटरमाइन किए हैं कि किस तरह के कौन से ड्यूटीज़ हैं जो आम इंसानों के लिए, ये सरकार से हटकर हैं, ये जो लोग हैं आम लोग हैं, इन लोगों का आम लोगों का जो योगदान होता है या फिर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो डिफ़ाइन किया है, या कि इनकी जो जिम्मेदारी है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है आर्टिकल 51 में ए में। तो उसी के तहत हम लोग इस चीज़ को गौर करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि हम हमारा ड्यूटी समझते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ समझते हैं कि इन सभी चीज़ों को, इन सभी वाक़या को हम एक अलग तर्ज पर लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए, यानी कि वेलफेयर के लिए हम लोग इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखें। अगर देखा जाए तो ये अग्रारियर का जो पॉलिसीज़ हैं ये भी उसी चीज़ में आता है कि जो हर इंसान जो अपना जो ड्यूटी है वो अपने हिसाब से काम करता है। जैसे कि फार्मर्स जो उपज बनाते हैं, उगाते हैं जो लोगों के लिए है, वो उनके लिए वर्कर्स जो इन उपज को, या जो इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं या फिर जो फार्म प्रोड्यूस में काम करते हैं, वो लोग भी ये ड्यूटीज़ वगैरह निकालते हैं। बाकी के जो भी लोग हैं सभी लोग अपना अपना एक स्तर पे अपने पैमाने पर एक स्तर का। तो फंडामेंटल ड्यूटी एक सिर्फ 1901 का जो ऑक्यूपेशन फ्रीडम जो है, इसके इसके अलावा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी माना जाता है, जो फंडामेंटल ड्यूटी एक नेचुरल प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, जहाँ पर हमारा जो नियति है या फिर हमारा जो रचनात्मक कार्यक्रम होता है, जो सर्विसेज होता है, ये हम लोग इसीलिए इस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं ताकि ये सभी के सभी चीज़ इस चीज़ में हो जाए। तो वैल्यू भी डिफाइन हो जाता है उस चीज़ में कि कौन से कार्य में हम लोग काम कर सकते हैं, सोशल में काम कर सकते हैं, कल्चरल में काम कर सकते हैं, फ्रीडम हमारा जो ऑक्यूपेशन है उसमें हम लोग निर्धारित तौर पर अगर देखा जाए तो ये हर व्यक्ति का अपना एक विशेषताएं होनी चाहिए कि वो किस स्तर पर क्या ड्यूटी फुलफिल करता है। तो उन ड्यूटीज़ के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी एक एक एट ग्लांस ये करें। इससे पहले मतलब सबसे बड़ा ड्यूटी है हमारा जो इस ड्यूटी के बारे में हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर का जो ड्यूटी है, जो फार्मर जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो हमने बताया था भी कि इसके आधार पर इस एग्रीकल्चर के फिनोमेन को या इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो जिम्मेदारी ये फार्मर के पास है। ये फार्मर अपना एक सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाता, ये बल्कि एक संवैधानिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक वैधानिक तौर पर एक एक सेंट्रल प्रोसेस के ज़रिए ये जो ड्यूटी है ये फार्मर जो निभाते हैं, ये फार्मर्स को एक अलग तर्ज पर इसलिए हम लोग रखते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस के साथ में जुड़ा है, जिसको हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे माँ बाप है। क्योंकि हर माँ बाप जो होता है, हर माँ बाप जो होता है वो अपने लिए एक अलग स्तर का एक प्लेस निर्धार करता है, एक व्यक्तित्व प्रयोग करता है कि वो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। और जिम्मेदारी इनकी यह है कि हालांकि कितने ही फार्मर के हालत गंभीर हालत में या गंभीर व्यवस्था में रहे, लेकिन फिर भी उनका जो मेन कार्य जो होता है कि वो किसी भी तरह से अनाज को उगाएं और अनाज को उगाकर वो इस इकोनॉमिक सेक्टर के लिए काम करे, ताकि ये कंजम्पशन के लिए यानी कि यूटिलिटेरियन के लिए या फिर हम देश के लोगों के लिए वो या मतलब कितने भी अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा यूटिलिटेरियन थियरी के हिसाब से उनको उपभोग के लिए जो पैदावार करते हैं वो एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ काम है, वो एक विशिष्ट काम है। इसको हम फार्मर करते हैं। इसलिए हम लोग ने ये जिम्मेदारी ली है कि ये हकीकत जो है ये सामने लेकर आए, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई फार्मर का जो एक जो रोल है इस देश के कंट्रीब्यूशन के लिए योगदान, और कोई छोटे मोटे योगदान नहीं है। फार्मर मतलब कि जो ज़्यादा से बड़े पैमाने पर जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो इतने बड़े मास फार्मर है और इनकी बदहाली का जो हाल है, तो इन सबको देखकर हमें लगता है कि हमें एक जिम्मेदारी के तौर पर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके लिए भी कुछ करें। तो जो करना जिम्मेदारी है हमारा, तो हम ये देखेंगे कि
अगर ये फार्मर का को अगर हम ठीक तरह से नहीं समझेंगे, क्योंकि एक हद होता है कि हर बार के एक फार्मर, एक पेरेंट्स होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चे को का भरण पोषण करता है, लेकिन एक वक्त एक जिम्मेदारी भी हम लोगों का भी एक मतलब बच्चों का भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो एक हद पार करने के बाद में, एक पर्टिकुलर एज पार करने के बाद में वो अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी ले, ताकि वो उनका जो कर्ज जो है वो कर्ज माफ़ करें। आज उसी उसी तर्ज पर हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा एम्फासिस करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी के आर्टिकल्स सॉरी जो क्लॉजेस हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे, लेकिन एक ज़्यादा चर्चित और इस मसले में जो अधिकांश इश्यूज होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी कि हमको नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के ऊपर प्रति बहुत ही सद्भावनापूर्वक और एक बहुत ही एक फैक्टरल मीन्स के साथ में हम उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, एक आइडियल के तौर पर और एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर। टू चेरिश द फॉलो ऑफ द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि जो लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में जो योगदान दिया है उनके ऊपर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक एक कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। इसके ऊपर हमें नाज होना चाहिए। इस पर ज़्यादा चर्चा है। बाकी के सब जो भी कुछ है आप पढ़कर आप देख सकते हैं, लेकिन अगर तो आने वाले सेक्शन में हम देखेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस और लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में। हमें आज्ञा दीजिए।